एक समय की बात है, गोकलपुर नाम का एक गांव था। वह बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव के लोग शांति से जीते थे। वे लोग बहुत ही मेहनती थे, लेकिन वो लोग भाग्य के भरोसे रहते थे। गांव में रमेश नाम का एक किसान था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी कुसुम और उसका एक बेटा अमित था। वे खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के सभी लोग खेती पर ही निर्भर रहते थे। वे सब्जियां एवं अनाज उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस बार रमेश ने अपने खेत में फिर से मूली उगाई थी तथा मूली की फसल बहुत ही अच्छी उगी थी। पिताजी, मैं मूली खा खाकर पक गया हूँ। बहुत दिनों से एक ही सब्जी बन रही है। अमित की बात सुनकर रमेश बोला, देखो, मूली की ही एक फसल हुई है, चुपचाप खा लो। अमित चुपचाप उठ के वहाँ से चला जाता है। कुसुम ने कहा, देखो, तो एक ही बेटा है, अगर हम उसकी अच्छे से परवरिश नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। रमेश ने कहा, ओफो कुसुम, तुम भी कितना सोचती हो, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे ही मूली खाते खाते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमित बोलता है, देखिए पिताजी, बहुत हो गया है। रोज मूली खाते खाते मैं उब चुका हूँ, अब नहीं खा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। अमित की बात सुनकर कुसुम ने कहा, सुनो बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम कहीं मत जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगी। सुनिए जी, हमारा एक ही तो बेटा है, अगर ये कहीं चला गया तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? कौन हमारी देखभाल करेगा? हमारा एक ही तो बेटा है, इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? कुसुम की बात सुनकर रमेश बोला, ठीक है कुसुम, गांव में जाकर देखता हूँ, अगर किसी ने दूसरी सब्जियां उगाई हैं तो मैं लेकर आता हूँ। नई सब्जियों की तलाश में रमेश गांव में लोगों के पास जाता है। बाबा, बस ऐसे ही बैठा हूँ। रमेश की बात सुनकर साधु बोला, अगर कोई मुसीबत में हो तो बता सकते हो बच्चा, क्या पता मैं मुसीबत का हल बता दूं। साधु की बात सुनकर रमेश बोला, बाबा, मैं एक साधारण किसान हूँ। इस बार मैं अपने खेत में मूली उगा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा मूली नहीं खाना चाहता। रमेश की बात सुनकर साधु बोला, तो बच्चे, इसमें कैसी परेशानी? गांव के दूसरे किसान ने तो दूसरी सब्जियां उगाई होंगी, उनसे मांग लो। साधु की बात सुनकर रमेश बोला, यह तो परेशानी है बाबा, इस बार गांव के सभी किसानों ने मूली उगाई है, अब घर जाकर अपने बेटे से क्या कहूँगा? रमेश की बात सुनकर साधु बोला, अगर ऐसा है तो बच्चा, गांव से बाहर जाकर दूसरे गांव या बाजार से जाकर पता निकाल सकते हो, या पता तुम्हारे दूसरे सब्जी मिल जाए। ऐसे भाग्य के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। साधु की बात सुनकर रमेश बोला, लेकिन बाबा, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि मैं बाहर से सब्जी खरीद सकूं। गांव में तो हम एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। रमेश की बात सुनकर साधु बोला, ठीक है, ऐसे ही बाहर के लोगों के साथ करो, क्या पता किसी को मूली की जरूरत हो तो उसे देख तुम ऐसे उसे मूली देकर सब्जी ले लेना। साधु की बात सुन के रमेश बोला, आप ठीक कहते हो बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम बाबा। ऐसे कहकर रमेश अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। रमेश
को खुश देखकर उसकी पत्नी कुसुम बोलती है कि क्या हुआ जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है कि आपको दूसरी सब्जियां मिल गई हैं। कुसुम की बात सुन के रमेश ने कहा, नहीं, गांव में सभी ने मूली की फसल उगाई है। रमेश की बात सुनकर कुसुम ने कहा, तो फिर आप इतने खुश क्यों हो? रमेश कुसुम को सारी बातें बताता है। अब मैं कल ही दूसरी सब्जियां की तलाश में चला जाऊं। अगले दिन रमेश मूली को लेकर घर से निकल जाता है। उसे चलते चलते कुछ समय हो जाता है। तभी वहां उसे एक बाजार दिखाई देता है। वहां पर लोगों के पास सभी प्रकार की सब्जियां होती हैं। यह देखकर रमेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह बहुत खुश होता है। मन ही मन सोचता है कि मैं अलग अलग तरह की सब्जियां घर लेकर जाऊंगा। तब अमित और कुसुम बहुत खुश होंगे। कभी रमेश को शिमला में लिए हुए एक किसान देखता है। वहाँ उस किसान के पास जाता है और उस किसान से कहता है कि भाई, क्या आप मुझे मूली के बदले शिमला मिर्च दे दोगे? रमेश की बात सुनकर किसान बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। रमेश मूली के बदले शिमला मिर्च ले लेता है और उससे पूछता है कि यहाँ बाजार कब लगता है। तो किसान बोलता है कि यहाँ बाजार रोज यहीं ही लगता है और वह इसी टाइम पे लगता है। यह सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और मन ही मन में सोचता है कि जब भी नई सब्जी खाने का मन होगा तभी यहाँ चला आऊँगा। यह सोचकर वह थोड़ा आगे बढ़ता है। उसकी नज़र बैंगन पर जाती है। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे बैंगन दोगे? रमेश की यह बात सुन के किसान बोलता है, दे दूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे मूली देनी पड़ेगी। किसान की बात सुन के रमेश बोला, क्यों नहीं भाई, मैं आपको अभी दे देता हूँ। ऐसे करके रमेश बाजार से सभी प्रकार की सब्जियां लेकर वापस आ जाता है। घर जाकर वह कुसुम और अमित को सब्जियां दिखाता है। सभी प्रकार की सब्जियां को देख अमित बहुत खुश होता। अरे वाह, आप ये सब सब्जियां कहाँ से लाए? कुसुम की बात सुनकर रमेश बोला, गांव के बाहर कुछ देर चलने पर सब्जियों का एक बाजार लगता है, वहीं से लाया हूँ। रमेश की बात सुनकर कुसुम बोली, बहुत बढ़िया, अब जब भी दूसरी सब्जी खाने का मन होगा तो वहीं से लाऊंगी। ऐसे ही बातें करती रहोगी। कुसुम या जाकर कुछ अच्छा सा खाना पकाओगी। क्यों नहीं जी, बस अभी अच्छा सा खाना पकाकर लाई। ऐसे ही जब भी उनको नई सब्जी खाने का मन करता तो रमेश बाजार जाकर नई नई प्रकार की सब्जियां खरीद लाता। अब गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे और आपस में बातें करते। देख भाई, पूरे गांव ने मूली उगाई है, तो ये रमेश नई नई सब्जियां कहाँ से ला रहा है? अरे हाँ अमन भाई, मैं भी रमेश को बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि यह नई नई सब्जियां ला रहा है और एक हम है जो रोज
मूली खा खा कर पक गए हैं। अब पता ही करना पड़ेगा कि ये रमेश आखिर सब्जियां लाता कहाँ से है। अगले दिन गांव के ज्यादातर लोग रमेश के घर पहुंचे। रमेश से पूछने लगे कि अरे भाई रमेश, तुम रोज रोज नई नई सब्जियां खा रहे हो, आखिर मांजरा क्या है? ये सब्जियां लाते कहाँ से हो? हाँ हाँ भाई, अब हमारा मन नहीं करता है मूली खाने का। हमारा भी मन है कि अलग अलग तरह की सब्जियां खाएं। जल्दी बताओ, आखिर इतनी सब्जियां लाते कहाँ से हो? गांव वालों को सभी बातें बताता है। गांव वाले ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और रमेश को धन्यवाद बोलकर चले जाते हैं। एक समय की बात है, सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, परंतु थोड़े से स्वार्थी भी थे। उसी गांव में रजत नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसके 2 बच्चे गुड़िया और रवि थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो गया है, ले आइए ना। कहाँ से लाऊं सीमा, इस बार फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा जी, घर में खाने का एक भी दाना नहीं है और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करोगे जी, आपको खेती के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। हाँ, कह तो सही रही हो सीमा, फिर भी एक बार बाहर जाकर देखता हूँ, क्या पता मुझे मेरे लायक कोई काम मिल जाए। सही कह रहे हो, घर में बैठे रहने से तो ठीक है, आप जाइए। रजत काम की तलाश में घर से निकल जाता है और इधर उधर काम देखने लगता है। अरे सेठ जी, आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? हाँ भाई, बताओ क्या क्या काम कर सकते हो? सेठ जी, मैं एक साधारण सा किसान हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जानता। ठीक है, मैं समझ गया। क्या तुम चावल और गेहूँ की बोरियां गोदाम में रखना और निकालना ये सब कर सकते हो? हाँ हाँ सेठ जी, बिल्कुल, मैं ये सब कर लूँगा। ठीक है, फिर अब लग जाओ काम पर। रजत सेठ के यहाँ ईमानदारी से और मन लगाकर काम करता है। ये लो सीमा, घर का राशन। सुनो जी, अब तो आपको काम भी मिल गया है और घर की हालत भी ठीक है, तो क्यों ना बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दें। ठीक कहती हो सीमा, चलो जल्दी ही गुड़िया और रवि का दाखिला करवाते हैं। ऐसे ही रजत को काम करते हुए कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन शाम को जब रजत काम करके अपने घर लौटता है, अरे आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतने आप मुँह हाथ धोकर आइए। ठीक है। सीमा रजत के लिए खाना लेकर आती है। रजत खाना खाने बैठ जाता है। रजत खाना खा ही रहा होता है कि अचानक से उसके मुंह से खून निकल आता है। यह देखकर रजत और सीमा चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हुआ जी? पता नहीं, ये अचानक से मेरे मुंह से खून क्यों निकल रहा है। खैर छोड़ो। क्यों जी, आप मेरी माने तो डॉक्टर के पास चले जाइए। अरे सीमा, क्यों चिंता करती हो, मामूली सी तो बात है, आ गया होगा अचानक से, डरने वाली बात नहीं है। मुंह से खून आना आपको मामूली सी बात लग रही है? सीमा की बात को टालने के लिए रजत हाँ बोल देता है। अगले दिन सुबह सीमा फिर रजत से कहती है, सुनो जी, आप पहले अस्पताल चले जाना, फिर उसके बाद काम पर जाना। सीमा का मन बहलाने के लिए रजत बोलता है, ठीक है भगवान, चला जाऊंगा। रजत मन ही मन में सोचता है कि
अगर मैं अस्पताल गया तो डॉक्टर फालतू में ही पैसे ले लेगा और इधर बच्चों का भी स्कूल में दाखिला करवाना है, तो क्यों ना मैं अस्पताल ना जाकर सीधे काम पर ही चला जाऊं। कम से कम 2 पैसे तो बनेंगे। ऐसा सोचकर रजत अस्पताल ना जाकर सीधा अपने काम पर चला जाता है। शाम को रजत जब काम से अपने घर आता है तब सीमा उससे फिर पूछती है, सुनो जी, आप अस्पताल तो गए थे ना? रजत सीमा से झूठ बोल देता है, हाँ सीमा, मैं गया था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? अरे कुछ नहीं सीमा, डॉक्टर ने बोला है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुक्र है भगवान का, वरना कल तो आपके मुंह से खून निकलते देख मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। अरे सीमा, ऐसे ही बातें करती रहोगी या फिर खाना भी लेकर आओगी? ठीक है जी, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे रजत की तबीयत बिगड़ने लगती है। सीमा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। क्यों जी, क्या हुआ जी आपको? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कमजोरी सी महसूस हो रही है। ठीक है जी, फिर आप मत जाइए, आप आराम करो। रजत को बिस्तर पर पड़े पड़े 2 से 3 दिन हो जाते हैं। सुनो जी, अब मुझे आपको अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। सीमा जल्द ही रजत को अस्पताल लेकर जाती है, डॉक्टर को दिखलाती है। अरे क्या हुआ इनको? पता नहीं साहब, ये कुछ दिनों से बहुत बीमार हैं और कुछ दिन पहले इनके मुंह से खून भी निकला था। तब आप इनको हमारे पास क्यों नहीं लाए? ये तो आए थे और इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर रजत से पूछता है कि आप अस्पताल में कब आए और ये सब आपसे किस डॉक्टर ने बोला था? इसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बताइए। मुझे माफ़ करना सीमा, असल में डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि मैं अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ, बल्कि मैं अस्पताल ना आकर अपने काम पर चला गया था। आपने झूठ बोला? हाँ सीमा, मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं, मुझे आपकी जांच करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। अगले दिन रजत की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर साहब, क्या बीमारी है इनको? आपके पति को कैंसर है। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? इनका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप करिए, लेकिन यह इलाज काफ़ी महंगा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा कम कर लीजिए, हम बहुत गरीब हैं। देखिए, हम आपकी तरफ से पैसे कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिर भी पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सीमा उदास चेहरा लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ सीमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? आपको कैंसर है जी, और आपकी बीमारी में डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा खर्च बताया है। हे भगवान, आपने मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? पैसों का इंतजाम ना होने के कारण कुछ ही दिनों में रजत की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? रजत की मौत के बाद उसके परिवार का हाल और भी बुरा हो जाता है। सीमा मन ही मन सोचती है कि बहुत हुआ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर यूं कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहूंगी? सीमा अब काम करने की ठान लेती है और काम की तलाश में घर से निकल जाती है। सुनो सेठ जी, आपके पास मेरे लायक कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ औरतों के लिए कोई काम नहीं है। सीमा दूसरे सेठ के पास जाती है और काम मांगती है। नहीं नहीं,
हमारे यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। सीमा इधर से उधर कई लोगों के पास काम मांगती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। बेचारी हार कर अपने घर वापस आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम नहीं दे रहा है। अब मैं अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? रोते रोते सीमा सोचती है कि मुझे कोई काम नहीं मिला, तो क्यों ना मैं अपने खेत में ही खेती कर लूं। सीमा अब अपने खेत में काम करने की सोच लेती है। खेती तो मैं कर लूं, लेकिन शुरुआत कैसे करूं? खेत जोतने के लिए, बीज बोने को और सिंचाई करने के लिए पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। फिर सीमा गांव वालों से पैसे उधार लेने की सोचती है। सीमा तभी अपनी पड़ोसन आशा के पास जाती है। अरे सीमा, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? आओ बैठो, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तभी आशा का पति रामू बोलता है, पैसे तो हम आपको दे देंगे सीमा बहन, लेकिन लौटाओगी कैसे? मैं खेती करना चाहती हूँ और जो पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर दूँ। क्यों मजाक करती हो? खेती करना औरतों के बस की बात नहीं है। देखो रामू भैया, अगर आपको पैसे देने हैं तो दे दो, लेकिन ऐसे मजाक मत उड़ाओ। मुझे पैसे नहीं देने, तुम जा सकती हो। बेचारी चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही बेचारी सीमा गांव के ज़्यादातर लोगों से सहायता मांगती है, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तभी सीमा को याद आता है कि उसके पास कुछ सोने के गहने रखे हैं, तो क्यों ना उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले लिए जाएं। सीमा मन ही मन में ये सोचती है कि अब यही आखिरी रास्ता बचा है। सीमा अपने गहने को सुनार के पास बेच आती है। अब उन मिले हुए पैसों से सीमा खेती करती है। गांव के लोग सीमा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। कुछ समय बाद सीमा की अच्छी खेती फसल आती है। उस फसल को बेचकर सीमा को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इन्हें देख सीमा बहुत खुश हो जाती है और मेहनत करने लगती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और सीमा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगती है।